हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है फिजिक्स क्लासेस में। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसी सीरीज में, स्थिर वैद्युतिकी की नई सीरीज में, वैद्युत फ्लक्स, जिसे कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टॉपिक है हमारा आज का क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश कैसे कैसे कहते हैं? मान लीजिए ये हमारे पास एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के सदिश जो अविलंब खींचा जाता है, अविलंब सदिश खींचा जाता है इस तरीके से या इस तरीके से, जिस स्थिति में है उसको क्या कहेंगे? हम क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। तो इसकी क्या परिभाषा बनेगी? किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से खींचे गए अविलंब सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल से, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये मान लीजिए ये खींचा है मैंने, इसके अविलंब खींचा गया जो सदिश है उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रफल सदिश कहेंगे। यदि इसी की दिशा में हमारा एन कैप सदिश है तो ए वेक्टर बराबर क्या होगा उस स्थिति में? एन कैप ए। समझ में आ गया होगा आपके कि क्षेत्रफल सदिश के अविलंब खींचे गए सदिश को क्या कहते हैं? हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, जैसे ए वेक्टर से निरूपित किया जाता है। अब समझते हैं हम वैद्युत फ्लक्स क्या है। जो हमारा चैप्टर है, पाठ का नाम भी यही है, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं कि वैद्युत फ्लक्स जिस पृष्ठीय क्षेत्रफल से जितनी भी हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरे, पृष्ठीय क्षेत्रफल से जितनी भी हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरे, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं, समझिए इसको, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र में खींची गई सतह से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वैद्युत क्षेत्र है, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई सतह, ये मान लीजिए इस तरीके की सतह है, इस तरीके की। वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए मान लीजिए ये हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल थीटा कोण के साथ रखा हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो है, अवलंब जो है, किस तरफ आएगा? इस तरीके से आएगा या नहीं आएगा? तो ये थीटा कोण के साथ इस तरीके से, इसका जो अविलंब सदिश है वो इस तरीके से होगा, ए वेक्टर थीटा कोण के साथ। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये आपका, यदि वैद्युत क्षेत्र आपका क्षैतिज है इस तरीके से, उसके साथ थीटा कोण पर इस तरीके से, इस तरीके से थीटा कोण पर क्षेत्रफल सदिश रखा हुआ, तो इससे गुजरने वाला जो सदिश है आपका, ये थीटा कोण पर इस तरीके से अवलंब गुजारेगा। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। यदि आपका वैद्युत क्षेत्र में ये केस सेकंड है, ये वाला, यदि इसमें जो क्षेत्रफल सतह है वो इस तरीके से रखी हुई है और गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसा है? इस तरीके से। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है गुजरने वाली इस तरीके से है, वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही है और गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं भी उसी के समांतर है। अर्थात थीटा बराबर क्या होगा इस स्थिति में? 90 अंश। थीटा बराबर, सॉरी, थीटा बराबर 0 अंश। तो cos 0 का मान कितना होता है? फाई ई बराबर ई ए cos 0 बराबर 1।
इसी प्रकार इसमें देखेंगे, ये इस तरीके से उसी की दिशा में जिधर वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये वैद्युत क्षेत्र है, और उसके ही दिशा में इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से। तो अवलंब कैसे लगेगा? इस तरीके से गुजरने वाली वैद्युत बल क्षेत्र बल रेखाएं जो है या क्षेत्र रेखाएं वो इस तरीके से, ये किस अंश पर? 90 अंश पर। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा? ई ए cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री वाला मतलब फाई ई बराबर 0। बहुत कम इस तरीके से रखे हुए, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बहुत कम मात्रा में गुजरेंगी, न्यूनतम बहुत कम उसमें गुजरेंगी। तो उस स्थिति में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर 0। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि यदि हम क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल को विभिन्न प्रकार से रखें, ये थीटा कोण के साथ रखा हुआ है, ये बिल्कुल उसके लंबवत रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र के, ये वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि हमारा जो क्षेत्रफल सदिश है, खींचा गया क्षेत्रफल सदिश है, वो किस दिशा में निरूपित हो रहा है, तो उस पर जो है ये निर्भर करता है गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं। और गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की ही संख्या को क्या कहेंगे? हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात इसमें एक और है कि हमारे पास जो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं हमारे पास, इस तरीके से देखिए, ये वाली, इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो आगत है, इनको बोलते हैं आगत। जो वैद्युत बल रेखाएं जिस क्षेत्र से जा रही हैं, इस तरीके से, इनको बोला जाता है निर्गत। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आगत है मतलब आ रही हैं, उनको ऋणात्मक लिया जाता है, आगत को ऋणात्मक लिया जाता है और निर्गत को धनात्मक लिया जाता है। जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है आगत है, आगत मतलब जो आ रही है, दूसरी तरफ से आ रही है, आगत है, उनको ऋणात्मक, उन्हें ऋणात्मक और जो वैद्युत क्षेत्र रेखा निर्गत हो रही है, जा रही है बाहर की तरफ, उनको धनात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक। और जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्गत है, उन्हें धनात्मक लिया जाता है। ये इस बात समझ में आ गई? जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आगत है, आ रही है हमारे पास, उनको ऋणात्मक लिया जाता है, और जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्गत हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, उनको क्या लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाता है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें गाउस की प्रमेय या गाउस का नियम। गाउस नियम किसे कहते हैं? ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है निश्चित रूप से। गाउस नियम किसे कहते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
गाउस नियम। अगला टॉपिक है इसमें गाउस नियम या गाउस की प्रमेय। ये काफी अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाउस का नियम किसे कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ जो होता है उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। एक हमारे पास बंद पृष्ठ है, ओपन नहीं होना चाहिए, बंद पृष्ठ है जिसे गॉसियन पृष्ठ भी या गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात फाई ई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसके बराबर होता है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई बंद पृष्ठ है, ये इस तरीके का बंद पृष्ठ है हमारे पास, जैसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से हमारे पास विभिन्न बहुत से आवेश है। बाहर आवेश ये रखा हुआ है Q5 मान लीजिए, लेकिन हमें बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं है। हम परिभाषा के अनुसार क्या कर रहे हैं कि उपस्थित बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, ये वाला आवेश जो है और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इससे कोई मतलब नहीं है। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब फाई ई बराबर लिख सकते हैं हम इन सबका बीजीय गणितीय योग किसके बराबर लिखेंगे? सिग्मा क्यू के। तो फाई ई बराबर क्या होगा? सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाले आवेश से कोई मतलब नहीं है। ये क्यों नहीं है ये भी बताया जाएगा। तो इसके कई स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। बंद पृष्ठ से मतलब आपका पृष्ठ इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से स्क्वायर के रूप में भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, ये और भी किसी भी आकृति में हो सकता है। जैसे इस तरीके से चतुर्भुज के रूप में भी हो सकता है किसी भी तरीके से। तो इनके बीच में स्थित आवेश प्रत्येक स्थिति में गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या है? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर ये क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई होगी। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ की आकृति व आकार पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो किसी भी आकार या आकृति में हो, लेकिन गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उतना ही रहेगा फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। दूसरा इसका पॉइंट है गॉसियन पृष्ठ में आवेश की स्थिति पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। कैसे निर्भर नहीं करता? जैसे ये आपका इसमें रखा हुआ है मध्य में, मान लीजिए ये वैद्युत आवेश जो है एक ही आकृति ले लीजिए, अब यहाँ पर रखा हुआ है मध्य में। हो सकता है ये इस तरीके से रखा हो, यहाँ पर रखा हो, ये क्यू यहाँ रखा हुआ है, ये क्यू यहाँ रखा हुआ है। तो गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। बात समझ में आ गई? क्योंकि गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो निश्चित रूप से उतनी ही गुजरेंगी, कहीं पर भी रखा हो ये, उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उस स्थिति में निश्चित रूप से वहीं से ही गुजरना शुरू करेंगे। देखो इससे भी 4 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, इससे भी गुजर रही हैं। रखा कहीं पर भी हो आवेश,
प्रत्येक स्थिति में गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं उतनी ही होंगी। तो गॉसियन पृष्ठ में आवेश की स्थिति पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। आवेश किसी भी स्थिति में रखा हो, कहीं पर भी रखा हो बंद पृष्ठ के अंदर, चाहे वो बीच में रखा हो, किनारे पर रखा हो और कहीं पर भी रखा हो, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है उस पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने इसकी बात कर रहा था, इसका योगदान क्यों नहीं है इसमें, देखिए मान लीजिए ये है आपके पास बंद पृष्ठ है और इसके बाहर आवेश रखा हुआ है Q, तो इससे गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं ये इस तरीके से होंगी। इस तरीके से। तो आप देखिए मैंने अभी बताया था उससे पहले कि जो आगत का मतलब जो आने वाली हमारी ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये कैसी होंगी, ऋणात्मक, और बाहर निकलने वाली निर्गत क्षेत्र रेखा कैसी होती हैं, धनात्मक होती है। तो देखिए प्रवेश करने वाली कितनी है हमारी, आने वाली जो क्षेत्र रेखाएं कितनी है, 2, और बाहर निकलने वाली भी क्षेत्र रेखाएं कितनी है, 2। तो नेट शून्य आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसी कारण जो है बाहर रखा हुआ आवेश जो है उस पृष्ठ में जो वैद्युत जो हमारे बाहर रखा हुआ आवेश है बंद पृष्ठ पर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के नेट आवेश पर कोई भी योगदान नहीं देता। इसी कारण जो है अब ये गाउस की प्रमेय आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सबसे पहला जो है जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये उन आकृति व आकारों पर निर्भर नहीं करता है, चाहे आकृति किसी भी रूप में हो, त्रिभुज में हो, वर्ग में हो, या स्क्वायर गोलाकार में हो, या फिर चतुर्भुज के रूप में हो, तो इससे जो है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। दूसरा, आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। आवेश चाहे आपका मध्य में रखा हो या कोने पर रखा हो और कहीं पर भी रखा हो, लेकिन हो बंद पृष्ठ के ही अंदर, तो गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी गुजरनी है उतनी ही गुजरेंगी। तीसरा पॉइंट था कि हमारा जो बाहर आवेश रखा हुआ है उसका नेट आवेश पर कोई भी योगदान नहीं होता, कोई भी प्रभाव नहीं होता है। गाउस के नियम को कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।